YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर। और इसका आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद श्री दयानंद सिहाग जी के कुशल नेतृत्व में अन्य विषय अध्यापकों के सहयोग से करवाया गया। आशा है कि उनका यह प्रयास हमारे विद्यार्थियों के लिए हितकर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न पत्र आपके सामने रखा जा रहा है, इसको तैयार किया गया है बिल्कुल बोर्ड के प्रारूप के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार से बोर्ड में आपको परीक्षा पत्र प्राप्त होंगे उसी आधार पर इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। तो अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न पत्र नहीं भी हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लेकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रश्न पत्र है 2 भागों में विभाजित है और आपको फाइनल एग्जाम में जो मार्च 2022 में आयोजित होने हैं उसमें भी आपको प्रश्न पत्र 2 भागों में ही मिलेगा। पहला भाग आपका आत्मनिष्ठ भाग है। आत्मनिष्ठ का अभिप्राय है कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने हैं और जो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने अंकों के आएंगे, ये भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न पत्र का भाग दूसरा है वो वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का अभिप्राय है कि इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल रहेंगे और इसके साथ साथ वन वर्ड आंसर या एक वाक्य या वाक्यांश के अंदर भी उसका उत्तर देना अपेक्षित रहेगा। तो हम इस प्रश्न पत्र की जो चर्चा है, जो हल की चर्चा है, जो उत्तरों की चर्चा है, वो हम दूसरे प्रश्न पत्र से कर रहे हैं, यानी कि जो आपका वस्तुनिष्ठ भाग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 40 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है। और दूसरा, वो 40 अंक किस प्रकार से आवंटित किए गए हैं आपको वो भी ध्यान रखना है। तो जो 40 अंकों का जो विभाजन है वो विभाजन किस प्रकार से किया गया है, वो विभाजन किया गया है इस आधार पर कि आपके जो 12 अंक के प्रश्न हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित कविताएं हैं, यानी कि जो आपका पद्य भाग है, उस पद्य भाग में आपको 12 अंकों के प्रश्न ये MCQ रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसी प्रकार जो गद्य हैं, हमारे 4 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं, क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम जो है वो डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो जो 12 अंक के प्रश्न हैं वो आपके गद्य भाग से रहेंगे। तो इस प्रकार 24 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे वो बहुविकल्पीय मिलने वाले हैं। इसके पश्चात जो 16 अंकों के प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण खंड से जुड़े हैं। तो व्याकरण खंड के जो प्रश्न हैं वो आपके वन वर्ड आंसर हैं, यानी कि वन वर्ड या आपको एक वाक्य के अंदर आपको उसका उत्तर देना है। तो हम सबसे पहले हमारा जो इस प्रश्न पत्र का दूसरा भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि जो पहला भाग है उस पहले भाग में किस प्रकार के और कितने अंकों के प्रश्न हैं वो पूछे जाने हैं। तो ये प्रश्न पत्र की जो चर्चा है ये आपको तैयार करेगी, आपको परीक्षा पत्र के प्रारूप को समझने में भी और आपको अभ्यास करने में भी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा और जिन बच्चों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है चैनल को तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो आपको सिंपली इसका उत्तर देना था उपमेय और उपमान में अभेद। जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद होता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको आपके अध्यापक ने बताया होगा कि सा से सी सरिस सम अगर ये शब्द मिलते हैं तो वहां पे इन वाचक शब्दों के आधार पर कौन सा अलंकार रहता है, वो रहता है उपमा अलंकार। इसके पश्चात नीलकंठ विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो इसका विग्रह रहेगा नीला है कंठ जिसका। तो नीला है कंठ जिसका किसकी बात की जा रही है, शिव की बात की जा रही है। तो शिव की बात करने के कारण अन्य पद प्रधान है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास रहेगा। इसके पश्चात प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जो है इसको आप वर्ष वर्ष के रूप में भी इसका समास विग्रह कर सकते हैं या हर वर्ष लिखकर भी इसका समास विग्रह रहेगा। और ये समास है अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रति जो है वो क्या है, पहला पद एक अविकारी शब्द होता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। आपको 2 समास की बात हमने यहाँ पे की है। पहला बहुव्रीहि समास से संबंधित प्रश्न था जिसमें कोई अन्य पद प्रधान है और प्रतिवर्ष में प्रति एक अविकारी शब्द है, इसीलिए यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास है। अब जो अगले जो प्रश्न हैं वो 2 प्रश्न आपको आएंगे पर्यायवाची से संबंधित, यानी कि पहले 2 प्रश्न आपके किससे संबंधित हैं, अलंकार से।
फिर आपके 2 प्रश्न हैं समास से, फिर अगले 2 प्रश्न जो हैं आपके वो पर्यायवाची से संबंधित हैं। और पर्यायवाची शब्द जो पूछे गए हैं वो कौन से हैं? पहला है पक्षी। पक्षी पर्यायवाची के लिए खग, विहग, नभचर। ये हमने आपको 3 उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने इसके अलग उत्तर लिखे हों जो कि सही हों। इसका मूल्यांकन आपके अध्यापक करेंगे। कपड़ा शब्द है, तो कपड़ा के लिए कौन से 3 पर्यायवाची हैं या 2 पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे गए हैं? पट, वसन, चीर। ये आपके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं कपड़ा के लिए। अगर इसके अलावा आपने लिखा है और सही लिखा है तो इसका मूल्यांकन आपके अध्यापक के द्वारा किया जाएगा। अपना, राग, अलापना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अपनी ही बात या अपने ही तर्क को प्रमुखता के साथ रखना या इसके साथ मिलता जुलता अगर आपने इसका अर्थ लिखा है तो ये इसका अर्थ रहेगा। तो 2 जो हमारे पास प्रश्न थे वो अलंकारों के थे, 2 हमारे पास समास के थे, 2 हमारे पास पर्यायवाची के और 1 हमारे पास मुहावरे का आ गया है। अब इसके पश्चात हमारे पास 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे परीक्षा में वो पूछे जाएंगे संधि से जुड़े हुए। इसमें से पहला प्रश्न जैसे है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो 2 निकटवर्ती स्वरों का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो ये आपको प्रश्न पत्र में जो अभ्यास के लिए हमने प्री बोर्ड एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछा है स्वर संधि, हो सकता है कि आपको जो फाइनल एग्जाम आए उसमें आपसे स्वर संधि का कोई भेद पूछ ले, जो आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो ये जो आपके जो संधि के उपभेद हैं स्वर संधि के वो भी पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं या विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो ये आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। हालांकि हमने आपके साथ जो एक वर्कबुक भी शेयर की है आपके टीचर्स के साथ, जो कि बहुत कम पेज हैं, उसके अंदर 18-19 पेज हैं। अगर आप उनके माध्यम से ये प्राप्त कर लें तो आपका बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास हो सकता है। तो आप अपने टीचर से उसके माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो संधि से जुड़ा हुआ वो है प्रत्युत्तर। इसका संधि विच्छेद करना है तो प्रत्युत्तर संधि विच्छेद करेंगे प्रति जमा उत्तर। और इसी प्रकार आपको संधि करने आएगी राजा जमा ऋषि का राजऋषि बनेगा, ये इसका उत्तर रहेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 11 है आविर्भाव का विलोम। यानी कि अब आपको 2 प्रश्न जो हैं वो किससे जुड़े हुए पूछे जाएंगे? वो पूछे जाएंगे आपको विलोम शब्दों के बारे में। तो आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव और व्यष्टि का विलोम है समष्टि। इसके पश्चात 2 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं उपसर्ग से और 2 पूछे जाने हैं प्रत्यय से। तो व्यष्टि का समष्टि, इसी प्रकार अव उपसर्ग से अवसर या इससे मिलता जुलता कोई अन्य उदाहरण अगर आपने लिखा है तो वो सही माना जाएगा। निर्विकार में उपसर्ग बताइए तो निर्विकार निह विसर्गें या निर र पे हलंत लगेगा, प्लस में विकार इसका मूल शब्द है, तो ये आपका क्या रहेगा? उपसर्ग संबंधी प्रश्न रहेगा। औना प्रत्यय से शब्द रचना कीजिए। तो औना से खिलौना या बिछौना, तो ये इसके अलावा अगर आपने कोई उदाहरण लिखा है तो उसकी जांच भी आपके अध्यापक करके आपको बता देंगे। खटास शब्द जो है इसमें प्रत्यय बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो खटास में खट्टा और इसके साथ हमने जोड़ा है आस। तो आस क्या है? इसका प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आस। तो हमने यहाँ पे आपके साथ जो 16 वन वर्ड या एक वाक्य या एक वाक्यांश के अंदर या एक शब्द के अंदर जो आपको उत्तर देने थे उनकी चर्चा की है, और हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न आपको आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 16 अंकों के जो प्रश्न थे मैं आपको एक बार पुनः यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आपको 8 उप विषय आपके हैं वो ध्यान में रखने हैं, और प्रत्येक में से लगभग एक उप जो विषय है उसको छोड़ते हुए 2 अंकों के प्रश्न आप मान सकते हैं। अलंकार से, उसके बाद समास, और उसके बाद है संधि, और उसके बाद है विलोम, और उसके बाद है पर्यायवाची। तो ये हमारे कितने हो गए हैं उप विषय? 1 2 3 4 5। और इसके पश्चात है हमारे पास अगले उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे। तो ये हमारे पास 8 टॉपिक ऐसे हैं, हमारे उपविषय ऐसे हैं जिनमें से आपको 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे की जाने की संभावना रहेगी। एक आधा प्रश्न जैसे ऐसा हो सकता है कि आपको मुहावरा 1 अंक का आए लेकिन संधि का 1 अंक बढ़ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण और विशद उपविषय है, तो हो सकता है ऐसा हो।
तो ये हमने 16 अंकों के जो प्रश्न प्री बोर्ड के अंदर आए थे उनकी चर्चा आपके साथ की है और साथ में हमने डिस्कस भी किया है ताकि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। तो अब बढ़ते हैं, हमारे जो 24 अंकों के जो आपको MCQ प्रश्न आने हैं वो MCQ प्रश्न क्या है। MCQ गद्य और पद्य में से आपको जैसे पहले बताया था 12 अंकों के आपके पूछे गए थे प्रश्न गद्य में से, 12 अंकों के पद्य में से। तो सबसे पहले कविताओं के जो 12 अंकों के प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि गोपियों को योग संदेश किसके समान कड़वा लगता है। तो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। अपरस रहत स्नेह तगाते हैं, यहाँ तो अपरस का अर्थ क्या है, अपरस का अर्थ अछूता भी है, नीरस भी है, अलिप्त भी है, तो इसका उत्तर सभी रहेगा। भृगुकुल केतु कौन है, तो भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम को। इसी प्रकार कौशिक सुन मंद यह बालक, प्रश्न संख्या 20 है। तो कौशिक शब्द जो है या गाधी सुत, कई बार ये भी प्रश्न में पूछा गया है गाधी सुत किसे कहा गया है, तो ये कहा जाता है विश्वामित्र को। गर्भन के अर्भक दलन, तो अर्भक का अर्थ क्या है, वो बच्चा उसका अर्थ है। डार द्रुम पलना कवित्व में किस ऋतु का वर्णन है, तो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, देव के द्वारा लिखा गया ये कवित्व है। ब्रज दूल्हा का अर्थ क्या है, तो ब्रज दूल्हा का अर्थ है कृष्ण। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ है, कृष्ण ने माथे पर किरीट यानी कि मुकुट को धारण किया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार किरीट की जगह पे लिखा मिलेगा आपको मुकुट। उत्साह कविता में उर्मे किसकी छवि की बात की गई है, तो वज्र छिपा उर्मे, ये पंक्ति आती है कविता में, तो बिजली या वज्र की बात की गई है। बिजली का जो पर्यायवाची है वो वज्र भी है। अट नहीं रही है वाक्यांश का अर्थ क्या है, तो अट नहीं रही है वाक्यांश का अर्थ है न समाना। आग किसके लिए है, ये कविता कन्यादान कविता में से ये प्रश्न पूछा गया है। आग किसके लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है। तो कई बार प्रश्न आता है कि आग किसके लिए नहीं है, तो आग जलने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है, तो धुंधले प्रकाश की पाठिका बेटी है। इस प्रकार ये जो 12 अंकों के प्रश्न थे ये कविताओं में से पूछे गए थे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 29 से 40 की ओर बढ़ते हैं जो कि गद्य भाग से पूछे गए हैं। तो नेताजी की मूर्ति बनाने वाला पेशे से क्या था, मास्टर मोतीलाल यानी कि अध्यापक था। हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरते थे, तो 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन वाला कौन है, तो कैप्टन कौन है, वो चश्मे वाला है। भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी, तो भगत के बेटे को चिता की आग उनकी पतोहू ने दी थी। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे या क्या कहकर पुकारते थे, उनको साहिब कहकर पुकारते थे। भगत जी का कद कैसा था, उनका कद मंझोला था। तो इसका जुड़ा हुआ प्रश्न एक और पूछा जाता है कि बेटे की मृत्यु के बाद भगत जी का शरीर कैसा हो गया, तो उनका शरीर छिजला यानी कि बहुत कमजोर हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, हो सकता है फाइनल में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न है लखनवी अंदाज किस विधा की रचना है, तो ये एक व्यंग्य रचना है। लखनवी अंदाज यशपाल की लिखी हुई रचना है। नवाब साहब की किस चीज के सफरुण से, सफरुण का मतलब होता है बजने से, आवाज से, तो जबड़ों के सफरुण से ये पता लग रहा था कि वो खीरे को खाना तो चाहते हैं लेकिन झूठी रईसी के कारण उसको खाना नहीं चाहते। उनका मन तो कर रहा है कि खीरा खाया जाए, जबड़े कह रहे हैं क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वो रईसी का रोब दिखाने के लिए इसको नहीं खाते। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर किस नस्ल के व्यक्ति पालथी मारे बैठे थे, तो नस्ल के व्यक्ति की बात है तो नवाबी नस्ल के व्यक्ति थे। और कई बार ये आ जाता है कि किस नस्ल के डैश व्यक्ति पालथी मारे बैठे थे, तो अगर व्यक्ति का विशेषण बताना होगा तो आप लिखेंगे सफेद पोश। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है तो बर्थ पर नवाबी नस्ल के कैसे व्यक्ति पालथी मारे बैठे थे, तो आपने लिखना है सफेद पोश, क्योंकि नवाबी ऑलरेडी वो कह चुका है। फादर बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, 73 वर्ष की आयु में हुई थी। ध्यान रखिएगा 47 सालों तक वो भारत में रहे थे। फादर बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो वो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। फादर बुल्के की आंखें किस रंग की थी, तो उनकी आंखें नीली थी, नीले रंग की उनकी जो आंखें। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार ये 40 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने प्री बोर्ड के अंदर समाहित किए थे, शामिल किए थे, जो आपके सामने हमने उसका हल रखा है। अब इसका भाग जो पहला है, जो इस प्रश्न पत्र का पहला भाग है,
अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखने के लिए आपको जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो छंद से संबंधित होगा। जैसे इसमें पूछा गया है दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, तो आपको इसके एक ऑप्शन में एक प्रश्न और भी आ सकता है जो है चौपाई छंद। हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं, दोहा और चौपाई। तो दोहा छंद है मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं रहती हैं। उदाहरण मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके अध्यापक ने आपको अलग उदाहरण करवाया हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये इसका उदाहरण है। आप उसका विन्यास करके दिखाइएगा, मात्राओं को प्रस्तुत करके दिखाइएगा। जहाँ पे लघु मात्रा है वहाँ पे 1 पाई का खड़ी पाई का निशान है, और जहाँ पे हमारी दीर्घ मात्रा है वहाँ पे 2 मात्राओं का चिन्ह आपने लगाना है, यानी कि या तो ये लगाना है, अगर दीर्घ मात्रा है तो आपको इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग करना है। तो इस प्रकार आप इसका विश्लेषण करेंगे। अब आता है अगला हमारा एक विषय है, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भूमिका का, विषय वस्तु का विश्लेषण करना है कि आप इसमें से किस उपविषय को चुन रहे हैं। उसके अनुसार तार्किक क्षमता के साथ आप उसमें अपने तर्क देते हुए क्या विषय वस्तु के साथ न्याय कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका उपसंहार क्या है, उपसंहार मतलब कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और ये आपने जैसा लिखा है उस तरीके से आपके अध्यापक द्वारा जांचा जाएगा। और इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा वो आपका पत्र लेखन से संबंधित होगा। एक पत्र आपका इनफॉर्मल और एक फॉर्मल, यानी कि औपचारिक पत्र है। जैसे यहाँ पे विद्यालय के मुख्याध्यापक को लिखना है खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, और एक अनौपचारिक है जो आपको मित्र की जन्मदिवस की बधाई देते हुए पत्र है। तो निर्धारित जो प्रारूप है वो आपने जिस तरीके से सीखा है, आपके विषय अध्यापक ने आपसे बात की होगी कि इस प्रकार से पत्र रचना होती है, इसमें संबोधन कैसे किया जाता है, विषय वस्तु कैसे लिखी जाती है, और अंत में कैसे हम अभिवादन करते हैं, उनके आधार पर इस प्रश्न पत्र को जांचा जाएगा, इस प्रश्न को जांचा जाएगा। ये खंड क था जो व्याकरण से संबंधित था। लिखने के लिए 16 अंक के प्रश्न आप पहले कर चुके हैं 1 वर्ड आंसर के रूप में, और इसमें आपके जो अंक हैं वो 12 अंकों के प्रश्न हैं। 5 का हमारे पास निबंध है, 5 की हमारे पास पत्र लेखन है, पत्र रचना है, और 2 अंक का छंद लेखन है। तो ये 3 प्रश्न आपको लिखने आएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं खंड ख की ओर। खंड ख आपके काव्य खंड से संबंधित है। जैसे आपने 12 प्रश्न MCQ के रूप में किए हैं, अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे काव्य खंड से संबंधित, उसमें आपको लगभग 3 अंक का तो आपका है काव्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। 1 अंक का आपका पूछा जाएगा काव्यांश के कवि और कविता का नाम, और उसके बाद इसका भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य वो आपको पूछा जाएगा। और आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि 3-3 अंकों के हैं, यानी कि 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो जैसे ये आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ये जो पंक्तियां ली गई हैं, पूरा काव्यांश लिया गया है, ये लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, कवि इसके तुलसीदास हैं। और इसका जो उत्तर है आपको कविता को पढ़ते हुए इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी कि इसका अर्थ बताना है आपको। अगर शिल्प सौंदर्य की बात आएगी तो आपको शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा बतानी होती है, उसके शब्द योजना बतानी होती है, उसका अलंकार, उसका छंद, उसके जो अन्य शिल्पगत सौंदर्य से जुड़ी चीज़ें हैं, रस है, गुण है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी होती है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम से ही 3 कविताओं में से 3 प्रश्न लिए गए हैं, उनमें से किसी 2 प्रश्नों को चुनते हुए आपको उनके उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार अटनी रही कविता का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बताना है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा, क्या व्यंग्य था, और कन्यादान कविता का केंद्रीय भाव क्या है। इसी प्रकार जो हमारा खंड ग है वो हमारे गद्य भाग से संबंधित है। तो गद्य भाग के अंदर भी आप 12 प्रश्न MCQ के अंदर कर चुके हैं। बाकी जो हमारा हिस्सा है वो किस प्रकार से रहेगा, एक तो आपको जीवन परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय के साथ लिखना है किसी एक लेखक का। ध्यान रखिएगा, लेखक का आपको परिचय लिखना है, वो 5 अंक का है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, तो एक ही प्रश्न आपको आएगा, 2 प्रश्न आपको आएंगे और एक आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे जैसे फादर बुल्के का जो प्रश्न है उस पाठ में से लिया गया है और एक आपको लखनवी अंदाज से दिया गया है, तो इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसी प्रकार आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। और गद्यांश को पढ़कर, जैसे आपने काव्यांश को पढ़कर उत्तर दिए थे, वैसे ही प्रश्न संख्या 6 जो है उसके अंतर्गत भी आपको क्या है, गद्यांश को पढ़ के रचयिता का नाम बताना है और उसकी व्याख्या करनी है, या कोई प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और अंत में हमारा भाग जो है चौथा भाग कृतिका।
तो कृतिका के अंदर में से आपको 5 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 निर्धारित किया गया, यानी कि 8 अंकों के प्रश्न आपके रहेंगे। तो आपको 3 पाठ हैं हमारे पाठ्यक्रम में, क्योंकि एक पाठ कटवा दिया गया है, तो 3 पाठों में से 4 प्रश्न आपको उनके उत्तर देने हैं, कुल 5 पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रयास किया, इससे पहले हमने आप तक एक वर्कबुक भिजवाई है, उसके अंदर हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। आप अपने अध्यापक से, विषयाध्यापक से बात करके वो ले सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो एक बार चलते चलते पुनः आपको बता दें कि किस प्रकार के आपकी जो प्रश्न पत्र प्रारूप रहने वाला है, और इस प्रश्न पत्र को अगर आप बार बार हल करके देखते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें से भी काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको आप ज़रूर लिख कर देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में सहायता मिल सके। तो एक बार पुनः चलते चलते देखिए, MCQ हैं हमारे पास 12 के गद्य और पद्य, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हैं हमारे पास 24 अंक। व्याकरण हमारे पास है 16 अंक के, हमारे पास 1 वर्ड, तो 16 ये हमारे पास 40 अंक हो गए। ये हमारा पेपर B है। इसके बाद पेपर A में हमने बात की थी, आपको व्याकरण आएगी लिखने के लिए 12 अंकों की। आपका 2 अंक का छंद है जो आपको लिखना है, 5 का पत्र और 5 का निबंध, ठीक है। इसी प्रकार 12 अंक ये हो गए हैं। 8 अंक हमारे पास क्या हैं, कृतिका के हैं। 20 अंकों का काम हो गया। हमारे पास अब बचते हैं कितने अंक, हमारे पास बचते हैं 12 और 8 20 और 40 60 हो गए हैं। 20 अंकों में क्या आएगा, 3 और 3, एक गद्यांश और एक पद्यांश, ठीक है जी। इसी प्रकार हमारे पास 5 अंकों का क्या है, हमारा लेखक परिचय है। इसके पश्चात हमारे पास बचते हैं 3 अंकों के प्रश्न गद्य से और 6 अंकों के प्रश्न हैं वो कविता से। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, हमारे पास 6, 5, 11, 3, 14 और 6, 20। तो इतना ही काम आपको लिखना है। ये थी हमारी प्रश्न पत्र प्रारूप चर्चा, और साथ में हमने चर्चा की प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं की 2022 की, जिसका आयोजन किया गया था जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद के नेतृत्व में। तो एक बार पुनः आप सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का आभार।